गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, आपने अभी तक जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा उसमें क्या दिया गया था कि जो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शंस जो है या रिएक्शन की जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर। ये हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा। क्योंकि ये केमिकल काइनेटिक्स जो है वह पूरा एक्सपेरिमेंटल डिटेक्शन है, मतलब काइनेटिक्स का जो लेवल है, मतलब काइनेटिक्स जो है वो पूरे थियोरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर ना डिपेंड होते हुए प्रैक्टिकल कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम एक नया टॉपिक और इस चैप्टर का बेसिक टॉपिक स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं दो तरीके से बात बताऊंगी, एक बैलेंस रिएक्शन और एक अनबैलेंस रिएक्शन में। हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट में जो पढ़ेंगे वो बैलेंस रिएक्शन की बात करेंगे। बैलेंस रिएक्शन हम हमेशा जब भी कोई रिएक्शंस देखते थे, हमने लोअर क्लासेस में भी यही पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शंस होती है उसको पहले बेसिक बैलेंस किया जाता है, देन उसको रीराइट किया जाता है, और आगे नेक्स्ट अब जब हायर में जाते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन उस तरीके से मेज़र किया जाता है या लिखा जाता है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम जो रिएक्शंस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास जो है, जितना मास है उसको बैलेंस करते हैं। उसके आगे 2, 3, 1/2, 15, 16 लिख कर बैलेंस करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे वो पूरा प्रैक्टिकली कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात करेंगे, मतलब रेट ऑफ लॉ जो है उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी बात करेंगे और उसका एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट भी बात करेंगे, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट ही यूज़ होता है, इसलिए हम उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ रिएक्शंस बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमने अभी तक जो देखा वो A टेंड्स टू B की बात करी, मतलब एक रिएक्टेंट था एक प्रोडक्ट था। आगे चल के देखेंगे तो हमारी ऐसी भी रिएक्शंस होती है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मतलब 2%, मतलब डबल रिएक्टेंट रहते हैं। वन रिएक्टेंट के दो अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि A+2B, मतलब वन रिएक्टेंट का ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, कंबाइन होते हैं। ऐसी भी रिएक्शन देखी होगी। A+B+C, ऐसी भी रिएक्शन देखी होगी। अगर उसका एग्जाम्पल देखना चाहे तो जैसे कि ये वाली रिएक्शंस है आपकी अमोनिया की, ये वाली रिएक्शंस भी आपने देखी होगी। तो ये रिएक्शंस के टाइप्स मैंने बताई है। इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ हम सिंगल प्रोडक्ट में से सिंगल रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनने की बात नहीं करते हैं, हम पूरी ऑल ओवर रिएक्शंस जितनी भी होती है, जो मैंने अनबैलेंस बैलेंस की बात बताई उसमें ऐसी टाइप्स की रिएक्शंस भी आती है। तो अब ये चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको मैं रेट ऑफ रिएक्शंस की बात बताती हूँ। अब रेट लॉ, इसके अंदर रेट लॉ पढ़ेंगे। रेट लॉ में आप रेट इक्वेशन या इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शंस दी होती है उसको बैलेंस करते हैं। तो रेट लॉ कहता है थ्योरेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि ये पूरा जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें जितना भी मास होगा उसके प्रोपोर्शनली होगा, या एक्टिव मास होगा उसके प्रोपोर्शनली होगा। अब एक्टिव मास को हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, मोल पर लीटर के फॉर्म में। जैसे भी हमने रिएक्शंस आगे भी पढ़ा, जो मोल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ भी हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर के ऊपर ही डिफाइन करते हैं। वो कंसेप्ट तो आपका सेम है, पर ये जो है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो आगे हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमने ये रिएक्शंस लिखी है, बैलेंस्ड ही है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन ही है। तो अगर बैलेंस्ड रिएक्शन है तो अगर हम ऐसी भी रिएक्शंस के आपके टाइप समझ सकते हो कि 2A+3B इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब हम ये वाले को बेस लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, ये इसके जो
साथ में इनटू में है वो उसके रेज में चला जाएगा, जैसे बी के साथ में भी ये स्मॉल बी है वो उसकी रेज में चला जाएगा। ये कहा जाता है कि इसके मोल जितने भी है या फिर कहे जाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स है वो उसको एक्सप्रेस करता है। क्लियर। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे, तो रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाते तो कांस्टेंट है, और ये इस तरीके से तो हम के को क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। इसमें अब इसकी ऑल ओवर बात करें हम, अगर हम इसे लिखें रेट की फॉर्म में तो रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए, और ये क्या है इसके साथ 2, तो ऊपर ऊपर लिखेंगे, और बी इसके साथ लिखेंगे 3। इस तरीके से में लिखा जाता है। अब मैंने जैसे ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात करी है आपको, तो रेट में दो चीज़ें हमने बात करी कि वह बैलेंस रिएक्शन में लिखा जाता है, और ये जो होता है वह पावर ऑफ, जो ये पावर है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। अब हम ओरिजिनल कंसेप्ट की बात करें कि अगर ये प्रैक्टिकली कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है तो क्या करेंगे। अब जब एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट की बात करेंगे तो ये रिएक्शन कभी भी बैलेंस नहीं की जाती है, ये डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है कि जो रिएक्शन दी गई है उसी रिएक्शंस के बेस पे ही रेट लिखे। तो क्या लिख सकते हैं हम, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू एम। अगर हमें ये रिएक्शन दी है एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए एम बी एन। फिर से हम इसे इज इक्वल टू के में लिखे तो हम ये ऐसे ही लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेट लॉ में क्या कहा जाएगा, रेट लॉ इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच गिव्स एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट कैन नॉट बी रिटर्न फ्रॉम अ बैलेंस रिएक्शन। वहाँ क्या करा था हमने, थियोरिटिकल कंसेप्ट में बैलेंस रिएक्शंस पे लिखा था, और एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट में हम क्या लिखेंगे, नॉन बैलेंस रिएक्शंस पे या अनबैलेंस रिएक्शंस पे लिखेंगे। ये ही मेन चेंज है, हमें ये वाला कंसेप्ट ही मेन है। अब हम जो भी बात करेंगे, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स पूरा एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, तो हम अब जो भी बात करेंगे तो ये अनबैलेंस रिएक्शंस की ही बात करेंगे। हम डायरेक्ट ही उसका रेट ऑफ लॉ लिखेंगे। अब इसको रेट ऑफ लॉ के लिखेंगे तो जैसे यहाँ लिखा है उसी तरीके से आपका मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए बी ए एम एंड बी एन। वही बात हो गई कि ए को आप कहेंगे रेट कांस्टेंट, उसे ही कहा जाएगा वेलोसिटी कांस्टेंट, और उसे ही कहा जाएगा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो हमारा टॉपिक था, या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शंस कहा जाएगा। क्लियर। मतलब जो भी बात करेंगे हम वह अब ओनली रिएक्टेंट के ऊपर ही बात करेंगे, अब हम प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास जो प्रेजेंट पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग ही चला जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल में हमें क्या दिखाई देगा, हमें क्या दिया होगा, सिर्फ रिएक्टेंट ही दिखे होंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की बात करेंगे, और रिएक्टेंट के साथ जो होगा उसके साथ परफिक्स में जो नंबर्स ऑफ होंगे उसके ऊपर डिपेंड होगा। प्रोडक्ट की तो हमें पता ही नहीं कि क्या प्रोडक्ट मिला हुआ है, तो हमारे पास जो प्रेजेंट पोजीशन है उसकी बात करेंगे हम। तो हमारे पास यही चीज़ दी गई होगी, प्रोडक्ट और उसके प्रोफिक्स के जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं वह। तो आपको ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए। अब इसके अंदर के डिफरेंस की बात करें तो हमने जैसे बात करी पहला ही डिफरेंस कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट में जो रिएक्शंस लिखी जाती है वो बैलेंस रिएक्शन के ऊपर लिखी जाती है, और प्रैक्टिकली कंसेप्ट में या एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट में जो लिखी जाती है वो कैसी रिएक्शन होती है, अनबैलेंस रिएक्शन होती है। दूसरी बात करेंगे तो ये पावर्स के ऊपर डिपेंड रहती है, और ये सीधे सीधे रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड रहती है। ये मेन दो इसके डिफरेंस रहते हैं। अब आगे बात करें उसको, अगर हमारे पास जैसे रेट हमने लिखा, रेट इज इक्वल टू के, ए टेंस टू एम और बी टेंस टू एन। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ए और बी की अगर 1 मोल पर लीटर है, तो अगर इसमें हम 1 लिखे तो हमारे पास रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो अगर रेट लॉ लिखना है, हमें पता है कि हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा, जितना भी चेंजेस होगा
उसे लिखेंगे। अब dC/dt के बराबर क्या है, K, और ये क्या है, कंसंट्रेशन है। मतलब जितना भी चेंजेस हुआ है, मतलब रेट लॉ इज इक्वल टू KCN, ये कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है। इसे कहा जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्लियर? ओके, थैंक यू।